सामने बैठे आदमी को मैंने नफरत भरी नज़रों से देखा, जिसकी जिद की वजह से मैं उससे शादी करने पर मजबूर हुई थी। मैं नहीं जानती थी कि रिश्तों की अहमियत एक पल में इतनी बदल सकती है। औरत के विधवा होने के बाद ससुराल में उसे पहले जैसा सम्मान और अपनापन क्यों नहीं मिल सकता? क्यों उसके सिर से पति का साया हटते ही उसे बोझ समझ लिया जाता है? क्यों उसे उसी घर में रहने के लिए किसी नए सहारे की जरूरत पड़ जाती है? मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे। एक भाई था, लेकिन उसके हालात ऐसे नहीं थे कि मैं उसके घर जाकर अपनी बाकी जिंदगी गुजार पाती। वह अपने परिवार को ही मुश्किल से संभाल रहा था, इसलिए मैंने ससुराल में रहना बेहतर समझा। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि जिस देवर को मैंने हमेशा छोटे भाई की तरह माना, वही एक दिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला बन जाएगा। मैंने अपनी दुनिया एक कमरे तक सीमित कर ली थी। मैं सिर्फ खाना बनाने या घर का जरूरी काम करने के लिए बाहर निकलती और फिर चुपचाप अपने कमरे में लौट आती। मेरे पति अनिल की हादसे में मौत के बाद जैसे मेरी जिंदगी से हर रंग चला गया था। मेरी सास बेटे के गम में टूट चुकी थी, लेकिन धीरे धीरे जब उन्होंने खुद को संभाला तो घर की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाल दी। मेरी जेठानी ने भी धीरे धीरे हर काम से हाथ खींच लिया। पूरा दिन मैं काम करती, लेकिन खाने के समय मेरी सास मुझे बहुत कम खाना देती और कहती, तुम जवान हो, ज़्यादा अच्छा खाना खाओगी तो मन भटक जाएगा, सादा खाना ही तुम्हारे लिए ठीक है। पूरे दिन में मुश्किल से 2 रोटियां मिलती, एक दोपहर में और एक रात में। मुझे बार बार वह समय याद आता जब अनिल मेरे साथ थे। हमारी शादी को 3 साल हुए थे और उन 3 सालों में मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिंदगी इतनी बेरहम भी हो सकती है। लेकिन एक हादसे ने सब कुछ बदल दिया था। पति को खोने का दुख अलग था और समाज का व्यवहार उससे भी ज्यादा दर्द देता था। घर में अगर कोई हंसता बोलता और मैं भी उससे हल्का सा मुस्कुरा देती, तो मेरी सास मुझे घूर कर देखती और कहती, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारा पति इस दुनिया में नहीं रहा और तुम हंस रही हो। धीरे धीरे मैंने मुस्कुराना भी छोड़ दिया। सफ़ेद साड़ी मेरी पहचान बन गई। किसी सफ़ेद शादी या खुशी के मौके पर मुझे जाने की इजाज़त नहीं दी जाती थी। कहा जाता था कि कहीं मेरा साया किसी सुहागन पर न पड़ जाए। मेरी जेठानी भी मुझसे दूरी बनाकर रखती, जैसे मैं कोई अपशकुन हूँ। फिर भी मैंने कभी शिकायत नहीं की। मैं चुपचाप सब सहती रही। एक दिन मेरी ननद और उनके पति खाने पर आए। मैंने सबके लिए तरह तरह के पकवान बनाए, लेकिन जब सब खाने बैठे तो मैं रसोई में सूखी रोटी और अचार लेकर बैठ गई, क्योंकि मुझे यही खाने की आदत डाल दी गई थी। मैं चुपचाप खाना खा रही थी, तभी मेरे नंदोई सुमित्र रसोई में आ गए। उन्होंने कहा, एक कप चाय बना दो। मैंने रोटी एक तरफ रख दी और चाय बनाने लगी। मुझे लगा कि वह बाहर चले जाएंगे, लेकिन वह वहीं खड़े रहे। उनकी नज़रें मुझे ऐसे कर रही थी। मैंने विनम्रता से कहा, बाहर बैठिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। लेकिन वह मेरी बात सुनने के बजाय थोड़ा और करीब आ गए। धीमी आवाज में बोले, तुम्हारी हालत देखकर दुख होता है। इतनी छोटी उम्र में जिंदगी ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। तुम्हें इस तरह अकेले देखकर अफसोस होता है। उनकी बातें सुनकर मुझे अजीब सा लगा। मैं समझ गई थी कि उनका अंदाज ठीक नहीं है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। तभी पीछे से राहुल की आवाज़ आई, जीजा जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? राहुल की आवाज़ सुनते ही सुमित घबरा गए और बोले, मैं तो चाय लेने आया था। राहुल ने सख्ती से कहा, आप बाहर बैठिए, भाभी चाय लेकर आ जाएंगे। सुमित तुरंत बाहर चले गए। मेरी आंखों में आंसू आ गए। राहुल ने मुझे देखा और बोला, आप चुप क्यों रही? मैंने धीमे से कहा, अगर तुम मेरी जगह होते तो शायद तुम्हें मेरे हर सवाल का जवाब खुद मिल जाता। इस घर के अलावा मेरे पास कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए बहुत सी बातें अनदेखी करनी पड़ती हैं। मैंने चाय उसके हाथ में दी और खुद अपनी सूखी रोटी लेकर कमरे में चली गई। राहुल की नज़र मेरी रोटी पर पड़ी तो उसने पूछा, आप यही खाती हैं? मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब यही मेरी किस्मत है और इसकी वजह जाननी हो तो अपनी माँ से पूछ लेना। इतना कहकर मैं अपने कमरे में चली गई। उस दिन के बाद मैंने महसूस किया कि राहुल का व्यवहार बदलने लगा था। वह मुझे पहले से ज़्यादा ध्यान से देखने लगा था और यह बात मुझे अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि मैंने उसे हमेशा अपने छोटे भाई की तरह माना था। मुझे लगा शायद मेरे अकेलेपन ने लोगों की नज़रें बदल दी थी। पहले राहुल बहुत बेफिक्र था। अनिल अक्सर उसे काम को लेकर डांटते थे और वह भागकर मेरे पीछे छिप जाता था, भाभी बचा लो, भाई फिर डांट रहे हैं। मैं हंसकर अनिल से कहती, छोड़ दीजिए, अभी बच्चा है, समय आने पर सब सीख जाएगा। तब घर में कितनी रौनक थी। मेरी सास भी मुझे बेटे की तरह मानती थी। अनिल ने शादी के बाद साफ कह दिया था कि नीलम इस घर की बहू ही नहीं, मेरी पत्नी भी है। इसे पूरा सम्मान मिलेगा, कोई इसे नौकरानी की तरह नहीं रखेगा। जब तक अनिल थे मुझे कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं हुई, लेकिन उनके जाने के बाद सब कुछ बदल गया। एक दिन मेरी सास गुस्से में मेरे कमरे में आई और बोली, एक बेटे को खोने के बाद अब दूसरे बेटे को भी अपने पीछे लगा लिया। मैंने हैरानी से पूछा, मैंने क्या किया? उन्होंने कहा, राहुल कह रहा था कि वह तुमसे शादी करेगा। ये सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैंने कहा, यह कैसे हो सकता है? मैंने तो उसे हमेशा छोटे भाई की तरह माना है। लेकिन मेरी सास मेरी कोई बात सुनने को तैयार नहीं थी। वह गुस्से में चली गई। मैं तुरंत राहुल के कमरे में गई और पूछा, ये सब क्या है? राहुल ने बिना झिझक कहा, हाँ, मैंने कहा है कि मैं आपसे शादी करूंगा। मैंने घबराकर कहा, तुम पागल हो गए हो क्या? मैं तुम्हारे भाई की पत्नी रही हूँ। मैंने तुम्हें हमेशा अपना भाई माना है।
राहुल शांत आवाज में बोला, जब तक भाई थे, जब तक मैं आपका छोटा भाई था। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। मैंने हाथ जोड़कर कहा, भगवान के लिए मेरी जिंदगी और मुश्किल मत बनाओ। मेरे पास कहीं जाने की जगह नहीं है, मुझे इस घर में रहने दो। राहुल ने मेरी बात ध्यान से सुनी और बोला, मैं आपको इसी घर में रखना चाहता हूँ, लेकिन अपने नाम से। मैंने साफ इनकार कर दिया, लेकिन राहुल अपने फैसले पर अड़िग था। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि मेरी किस्मत मुझे किस मोड़ पर लाकर खड़ी कर चुकी है। मैं अपने कमरे में लौटकर अनिल की तस्वीर सीने से लगाए देर तक रोती रही। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर राहुल ऐसा क्यों कर रहा है। मैं उसे हमेशा अपने छोटे भाई की तरह देखती आई थी, लेकिन अब उसकी बातें मेरे लिए एक नई परेशानी बन चुकी थी। अगले दिन मेरे ससुर ने मुझे अपने पास बुलाया और बहुत शांत स्वर में बोले, नीलम बेटा, हमें पता है यह फैसला तुम्हारे लिए आसान नहीं है, लेकिन तुम्हें अपने आने वाले कल के बारे में भी सोचना होगा। मैंने तुरंत कहा, पिताजी, मैं यह शादी नहीं कर सकती। मैं हमेशा राहुल को अपने छोटे भाई की तरह मानती रही हूँ। क्या मैं अनिल के नाम पर इसी घर में नहीं रह सकती? मेरे ससुर कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, अगर तुम शादी से इनकार करोगी तो तुम्हारे लिए यहाँ रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आज हमें इसलिए इसको सब संभाल रहे हैं, लेकिन कल का क्या होगा? अगर राहुल की शादी किसी और से हुई तो क्या उसकी पत्नी तुम्हें यहाँ सम्मान से रहने देगी? तुम्हारी जेठानी का व्यवहार तो तुम रोज देख ही रही हो। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें जीवन भर किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। उनकी बातें सुनकर मेरी आंखें भर आई, क्योंकि मैं जानती थी कि वे गलत नहीं कह रहे थे। मेरे पास मायके लौटने का कोई रास्ता नहीं था। भाई की आर्थिक हालत ऐसी नहीं थी कि वे मुझे अपने साथ रख सके। मैं पूरी रात सोचती रही और आखिरकार हालत के आगे झुक गई। मैंने मन ही मन तय कर लिया कि अगर इस घर में रहने का यही एक रास्ता है तो मैं शादी कर लूंगी, लेकिन राहुल को कभी अनिल की जगह नहीं दे पाऊंगी। शादी वाले दिन नौकरानी मेरे लिए लाल जोड़ा लेकर आई, लेकिन मैंने उसे पहनने से साफ मना कर दिया। मैं पहले ही एक बार दुल्हन बन चुकी थी, दूसरी बार वही सब करने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। आखिरकार मैं अपनी सफ़ेद साड़ी में ही मंडप तक गई। फेरों के समय मेरी सास ने चुपचाप मेरे सिर पर लाल चुनरी रख दी। फेरे लेते समय हर कदम पर मुझे अनिल की याद आ रही थी। मेरी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। जब राहुल ने मेरी मांग में सिंदूर भरा तो मेरे दिल में अजीब सी कसक उठी। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपनी बीती हुई जिंदगी को हमेशा के लिए पीछे छोड़ रही हूँ। शादी के बाद जब राहुल कमरे में आया तो मैंने उसे साफ शब्दों में कहा, मैं तुम्हें कभी भी अनिल की जगह नहीं दे सकती। तुमने मुझे इस घर में रहने का सहारा दिया है, इसके लिए मैं तुम्हारी आभारी रहूंगी। लेकिन अगर कभी तुम्हें लगे तो तुम दूसरी शादी कर लेना, मुझे कोई शिकायत नहीं होगी। राहुल ने मेरा हाथ थामा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, पहले इस रिश्ते को समझने का मौका तो दीजिए, दूसरी बातों के बारे में बाद में सोच लेंगे। मैं तुरंत पीछे हट गई और बोली, मुझे मजबूर मत करो, मैं अभी तैयार नहीं हूँ। मेरी आंखों में आंसू देखकर राहुल ने कोई जिद नहीं की। उसने अपना तकिया उठाया और सोफे पर जाकर लेट गया। उस रात मैं अनिल की तस्वीर सीने से लगाए रोते रोते सो गई। सुबह जब मेरी आंख खोली तो राहुल चुपचाप वह तस्वीर वापस साइड टेबल पर रख रहा था। उसने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा कर कमरे से बाहर चला गया। अगले 4-5 दिन उसने मुझ पर किसी तरह का दबाव नहीं डाला। इससे मुझे थोड़ा सुकून मिला। लेकिन एक शाम ऑफिस जाने से पहले उसने कहा, आज के बाद मैं तुम्हें हमेशा सफ़ेद कपड़ों में नहीं देखना चाहता। जब मैं शाम को लौटूं तो तुम्हारे चेहरे पर उदासी नहीं, मुस्कान देखना चाहता हूँ। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। शाम को भी मैं उसी साधारण सफ़ेद साड़ी में थी। मुझे देखकर उसके चेहरे पर नाराज़गी साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन उसने उस समय कुछ नहीं कहा। रात को मैं हमेशा की तरह अनिल की तस्वीर हाथ में लिए चुपचाप बैठी थी। तभी राहुल कमरे में आया। उसने कुछ पल मुझे देखा, फिर धीरे से तस्वीर मेरे हाथ से लेकर अलमारी में सुरक्षित रख दी। मैं घबरा गई और बोली, तस्वीर वापस दो। राहुल, उसने गंभीर आवाज में कहा, मैं भाई का हमेशा सम्मान करूंगा, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि तुम अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ बीते हुए कल में कैद करके रखो। जो चला गया उसे कोई वापस नहीं ला सकता, लेकिन जो आज तुम्हारे साथ है उसे भी नज़रअंदाज मत करो। उसकी बात सुनकर मेरी आंखें भर आई। मैंने कहा, मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन खुद को बदलने में समय लगेगा। राहुल ने गहरी सांस ली, फिर ड्रेसिंग टेबल से कांच की चूड़ियाँ उठाई और धीरे से मेरी कलाई में पहना दी। उसने सिर्फ इतना कहा, तुम्हारे हाथों में फिर से रंग अच्छे लगते हैं। उसके व्यवहार में अपनापन था, लेकिन उसने मेरी किसी भावना का मजाक नहीं उड़ाया। उस रात हमने बहुत देर तक बिना किसी बहस के बातें की। पहली बार मुझे महसूस हुआ कि शायद राहुल मुझे मजबूर करने के बजाय मेरे दर्द को समझना चाहता है। अगले दिन उसने मेरे लिए हल्के लाल रंग की साड़ी निकाली और मुस्कुराकर बोला, अगर मन हो तभी पहनना, मैं किसी बात के लिए दबाव नहीं डालूंगा। उसके इस बदलते हुए व्यवहार ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। मैंने पहली बार उसकी बात मान ली और साड़ी पहन ली। जब हम दोनों कमरे के बाहर निकले तो सबकी नज़रें मेरी तरफ उठ गई। राहुल ने मेरे लिए कुर्सी खींची और खुद अपने हाथ से मेरी प्लेट में खाना रखा। फिर सबकी तरफ देखकर बोला, आज के बाद नीलम इस घर में किसी नौकर की तरह काम नहीं करेगी और न ही कोई इसे कम समझेगा। अब यह इस घर की जिम्मेदारी भी है और मेरी इज्जत भी। उसकी ये बात सुनकर मेरी सास और जेठानी दोनों चुप रह गई। मैं पहली बार राहुल को ध्यान से देख रही थी।
उसके चेहरे पर मुझे एक वही अपनापन दिखाई दिया जो कभी अनिल की आंखों में दिखता था। फ़र्क सिर्फ इतना था कि दोनों का तरीका अलग था। उस दिन पहली बार मेरे मन में उसके लिए नफ़रत थोड़ी कम हुई और ये एहसास भी हुआ कि शायद उसने यह रिश्ता किसी स्वार्थ से नहीं बल्कि मुझे सम्मान देने के लिए स्वीकार किया था। समय धीरे-धीरे आगे बढ़ने लगा। राहुल मेरे साथ हमेशा सम्मान और अपनापन से पेश आता था। वह मेरी हर छोटी-बड़ी ज़रूरत का ध्यान रखता, लेकिन कभी भी मुझ पर किसी बात का दबाव नहीं डालता। मेरे मन में जो दूरी थी, उसे वह अपने व्यवहार से कम करने की कोशिश करता रहा। मैं अब भी अनिल को भूल नहीं पाई थी, लेकिन राहुल की सच्ची परवाह मेरे दिल तक पहुँचने लगी थी। कुछ ही समय बाद मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। यह खबर सुनकर राहुल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने सबसे पहले भगवान का धन्यवाद किया और फिर मेरी तरफ देखकर बोला, अब तुम्हें किसी भी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अपना और हमारे आने वाले बच्चे का ध्यान रखना, बाकी सब मैं सँभाल लूँगा। उसकी आँखों में जो खुशी थी उसे देखकर मेरे मन का एक हिस्सा पिघलने लगा। मेरी सास का व्यवहार भी अब पहले जैसा नहीं रहा था। वह मेरे खाने-पीने का ध्यान रखने लगी। राहुल दिन में कई बार फ़ोन करके पूछता, तुमने समय पर खाना खाया या नहीं? अगर किसी चीज़ का मन हो तो मुझे बता देना, मैं लौटते समय ले आऊँगा। धीरे-धीरे मुझे उसकी बातें मुझे अच्छी लगने लगी। मैं भी उसका इंतज़ार करने लगी थी। शाम को जैसे ही उसकी गाड़ी की आवाज़ आती, मेरे चेहरे पर अनजाने में मुस्कान आ जाती। 9 महीने बाद मैंने एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया। पूरे घर में खुशी का माहौल था। राहुल तो जैसे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी पा चुका था। वह बेटे को गोद में लेकर देर तक देखता रहता और बार-बार कहता, ये हमारी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत सौगात है। अब मेरा भी मन बदलने लगा था। मैं राहुल से खुलकर बातें करने लगी थी। उसकी मौजूदगी मुझे सुकून देने लगी थी। वह अक्सर कहता, नीलम बस ऐसे ही मुस्कुराती रहा करो, तुम्हारी मुस्कान से पूरा घर रोशन लगता है। मैं उसकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुरा देती और वह उसी मुस्कान में अपनी पूरी दुनिया ढूंढ लिया करता था। देखते ही देखते 2 साल बीत गए। हमारा बेटा अब 1 साल का हो चुका था। उसकी पहली सालगिरह राहुल ने पूरे उत्साह के साथ घर में के आंगन में मनाने का फैसला किया। रिश्तेदार और परिचित सभी आए हुए थे। घर में रौनक थी, हर तरफ कोई हंसी और खुशियाँ थी। हम केक काटने ही वाले थे कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। मेरी ननद ने जाकर दरवाज़ा खोला। अगले ही पल उसने घबराई हुई आवाज़ सुनाई दी। सबकी नज़र उधर उठ गई। जब सामने खड़े व्यक्ति को मैंने देखा तो मेरी सांस जैसे थम गई। वह नील थे। मैं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। जिन्हें हम सब ने वर्षों पहले खो दिया था, वह आज हमारे सामने खड़े थे। घर के सभी लोग उनकी तरफ दौड़ पड़े। कोई उन्हें गले लगा रहा था तो कोई रो रहा था। अनिल ने सबको बताया कि विमान हादसे के बाद वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे और लंबे समय तक बेहोशी की हालत में रहे, इसलिए किसी से संपर्क नहीं हो पाया। जैसे ही उन्हें होश आया, वे सबसे पहले घर लौटे। उनकी बातें सुनकर हर किसी की आंखें नम थीं। मैं अब भी वहीं खड़ी थी। मेरे कदम जैसे ज़मीन से चिपक गए थे। अनिल ने मुझे देखा और मुस्कुराकर अपनी तरफ बुलाया, लेकिन मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाई। वह खुद मेरे पास आई और भावुक होकर बोले, नीलम तुम्हारी दुआओं ने मुझे वापस लौटा दिया। मैं कुछ भी नहीं कह सकी। मेरी नज़र अनिल के पीछे खड़े राहुल पर चली गई। उसके चेहरे पर गहरी खामोशी थी, लेकिन वह संयम बनाए हुए था। तभी अनिल की नज़र मेरे बेटे पर गई। उन्होंने मुस्कुराकर उसे गोद में उठा लिया और प्यार से कहा, कितना प्यारा बच्चा है। ये सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा गया। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उन्हें बीते 2 वर्षों की पूरी सच्चाई बताए। आखिरकार राहुल आगे बढ़ा। उसने शांत लेकिन दर्द आवाज में कहा, भाई आपको जो बताया गया था उसी के आधार पर हमने ये मान लिया था कि आप अब इस दुनिया में नहीं है। हालात ऐसे बन गए कि मुझे नीलम से शादी करनी पड़ी और ये बच्चा मेरा बेटा है। यह सुनते ही अनिल के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने हैरानी से पहले राहुल की तरफ देखा और फिर मेरी तरफ। उनकी आंखों में अनगिनत सवाल थे। घर के सभी लोग उन्हें समझाने लगे कि यह फैसला किसी स्वार्थ से नहीं बल्कि मजबूरी और नीलम की सुरक्षा के लिए लिया गया था। अनिल बिना कुछ बोले सोफे पर बैठ गए। वह लंबे समय तक खामोश रहे, जैसे एक साथ बहुत कुछ समझने की कोशिश कर रहे हों। उस रात पूरे घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। किसी की आंखों में नींद नहीं थी और किसी के पास कोई आसान जवाब भी नहीं था। मैं अपने कमरे में बैठी थी, जबकि राहुल चुपचाप सामने कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसने काफी देर तक कुछ नहीं कहा, फिर धीमी आवाज में बोला, नीलम मैं जानता हूँ आज जो कुछ हुआ उसने तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ दी है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे किसी भी फैसले का सम्मान करूंगा। उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। मैंने उसकी तरफ देखा, लेकिन मेरे पास कोई शब्द नहीं थे। इतने में सुबह होने से पहले ही अनिल मेरे सामने आकर खड़े हो गए। उन्होंने बहुत शांत स्वर में कहा, नीलम मैं पूरी रात सो नहीं पाया। मैंने हर बात पर बहुत सोच विचार किया। तुम मेरी पत्नी थी और मेरे लिए आज भी वही हो। मैं तुम्हें दोष नहीं देता, क्योंकि तुम्हें जो बताया गया उसी पर तुमने भरोसा किया। लेकिन अब मैं वापस आ गया हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम फिर से अपनी ज़िंदगी शुरू करें। मैं तुम्हारे बेटे को भी पूरे दिल से अपनाने को तैयार हूँ। आखिर वह मेरे अपने परिवार का हिस्सा है। उनकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन मेरे मन में अब सिर्फ अतीत नहीं था। इन 2 वर्षों में बहुत कुछ बदल चुका था। मैंने राहुल को साथ देखा था, उसका त्याग देखा था और उसका अपनापन महसूस किया था।
और सबसे बढ़कर मैंने उसे अपने बच्चे का पिता बनते देखा था। मैंने धीरे से अपना हाथ पीछे कर लिया और कहा, अनिल, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी, लेकिन ज़िंदगी हम पहले जैसी नहीं रही। मैं मजबूरी में इस रिश्ते में आई थी, मगर राहुल ने मुझे कभी मजबूरी का एहसास नहीं होने दिया। उसने मुझे सम्मान दिया, भरोसा दिया और फिर जीना सिखाया। मैं अब सिर्फ किसी की पत्नी नहीं बल्कि एक माँ भी हूँ, और मेरे हर फैसले का असर मेरे बच्चे पर पड़ेगा। अनिल कुछ पल तक मुझे देखते रहे। उनके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था। तभी घर के बाकी लोग भी वहां गए। सबकी नजरें मेरी तरफ थी, जैसे सभी मेरे फैसले का इंतजार कर रहे हो। मेरे ससुर ने भारी आवाज में कहा, बेटा, जो भी फैसला करना सोच समझ कर करना, किसी पर कोई दबाव नहीं है। राहुल चुपचाप खड़ा रहा। उसने एक बार भी मेरी तरफ उम्मीद भरी नजरों से नहीं देखा। शायद वह चाहता था कि मैं बिना किसी दबाव के फैसला करूं। मैंने गहरी सांस ली और सबकी तरफ देखकर कहा, मैं जानती हूँ कि इस फैसले से किसी का दिल जरूर दुखेगा, लेकिन मैं अब राहुल और अपने बेटे के साथ रहना चाहती हूँ, क्योंकि आज मेरा परिवार यही है। मैंने अतीत को हमेशा सम्मान किया, लेकिन भविष्य उसी के साथ बना सकती हूँ जिसने हर मुश्किल में मेरा हाथ थामा है। मेरी बात सुनते ही राहुल की आंखें नम हो गई, लेकिन उसने सिर झुका लिया, जैसे वह अपनी खुशी भी छिपाना चाहता हो। दूसरी तरफ अनिल कुछ पल तक बिल्कुल शांत खड़े रहे। उन्होंने मेरी तरफ देखा, फिर धीरे से कहा, शायद किस्मत को यही मंजूर था। मैं तुम्हारे फैसले का सम्मान करता हूँ। मेरी सिर्फ एक दुआ है कि तुम हमेशा खुश रहो। इतना कहकर उन्होंने अपने माता पिता के चरण छुए और बिना किसी शिकायत के वहां से चले गए। उनकी जाते ही मेरी आंखों से आंसू बह निकले, क्योंकि मैंने सिर्फ एक फैसला नहीं किया था, बल्कि अपनी जिंदगी का सबसे कठिन अध्ययन पीछे छोड़ दिया था। राहुल मेरे पास आया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने सिर्फ मेरे आंसू पोंछे और मेरे बेटे को मेरी गोद में दे दिया। मैं अपने बेटे को सीने से लगाए खड़ी रही, और उसी पल मुझे एहसास हुआ कि जिंदगी हमेशा वैसी नहीं होती जैसी हम सोचते हैं। कभी कभी हालत ऐसे फैसले करवाते हैं जिनसे सही और गलत तय करना आसान नहीं होता, लेकिन हर फैसला उस समय की सच्चाई और जिम्मेदारियों को देखकर ही लिया जाता है। मैंने पीछे मुड़कर अतीत का सम्मान किया और फिर अपने वर्तमान का हाथ थाम लिया, क्योंकि अब मेरी दुनिया राहुल और मेरा बेटा थे। दोस्तों, अगर आप मेरी जगह होते तो क्या यही फैसला लेते हैं? अपनी राय ज़रूर बताइए, और कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर साझा कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, और आप चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा।